नमस्कार साथियों, आज इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में प्रयास के माध्यम से मुझे युवा साथियों से रूबरू होने का मौका मिला। चारों तरफ मायूसी का माहौल है, होना भी है क्योंकि हम घिरे हुए हैं उन सूचनाओं से जो हमें दिन रात परेशान कर रही है और हम सोचने को मजबूर हैं, कल कैसा होगा, कल क्या होगा। इन सारी परिस्थितियों के अंदर मैं आपसे यदि एक बात कहूं सिंपल सी, कि हमारे पास में दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम लगातार चिंतित रहें, उन सूचनाओं को लेते रहें जो सूचनाएं बहुत सारी तो यथार्थ की कसौटी पर उनको जांचा भी नहीं गया है और वो हमें घेरे हुए हैं, और उदासीन बने रहें, पेसिमिस्ट बने रहें। दूसरा विकल्प यह है कि हम सृजन को अपनाएं, हम सृजनात्मक बने। मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं आपको पृथ्वी की। जब से पृथ्वी का उदय हुआ तब से लेके आज तक अनेकों बार ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर हमें बहुत तरह के परिवर्तन देखने को मिले, बहुत तरह के शेक्स आए जिन्होंने पूरी पृथ्वी और उसके जैव जगत को हिला दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आप ये देख रहे हो कि आज आप एक सुंदर विश्व में हो। ये जो सुंदर विश्व जिसमें आप रह रहे हो, ये सृजन का प्रतीक है। यदि उन झोंकों में जिन्होंने पृथ्वी को हिलाया, यदि उन झोंकों में पूरी मानव प्रजाति निराश हताश हो गई होती तो आज शायद हम अपना अस्तित्व भी खो देते। लेकिन हमने अपना अस्तित्व नहीं खोया ना, यही वास्तविकता है ना। इसका मतलब हमें यह मान लेना चाहिए कि सृजन से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सृजन को अपनाना ही पड़ेगा। यदि हम इस पूरी कहानी के निचोड़ को देखें तो मैं कहूंगा इट इज ए विन ऑफ क्रिएटिविटी और डिवास्टेशन। ये क्या है? ये सृजन की जीत है। किसके ऊपर? विनाश के ऊपर। और जब हम ये जानते हैं कि ये सृजन की जीत है विनाश के ऊपर, तो फिर इतना हताश होने की जरूरत क्या है? चलो हम आ जाते हैं रीसेंट हिस्ट्री के ऊपर। आपको पता है, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा और ये बात सही भी है कि 1720 के दशक में, फिर 1820 के दशक में, फिर 1920 के दशक में हमने महामारियों का सामना करा। ये बात सही है कि महामारी जो फैलती है और उसको जो फैलाने वाले कारक होते हैं उनकी एक पी वैल्यू होती है। वो इतनी खतरनाक कभी नहीं थी जितनी कोरोना वायरस की है। 6+ है ये वैल्यू। ये बताती है कि इसका स्प्रेड कितना तेज होगा। बिल्कुल ये एक नई तरह की महामारी है जिसने विश्वव्यापी स्तर पे पूरे ग्लोब को घेर लिया है। इसलिए हम इसको पैंडेमिक कह रहे हैं, हम इसको केवल एपिडेमिक नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि 21वीं शताब्दी में भी आप 3 बड़े वायरस अटैक झेल चुके हो। हां, मैं उसी 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं जिसमें आप रह रहे हो, और फिर भी आप जीवित हो, और फिर भी आपका संसार चल रहा है, और फिर भी सारी गतिविधियां चल रही है। ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें हमें इस निचोड़ पर ले जाती है कि ये जो संसार जिसको आप चलते हुए विकसित होते हुए देख रहे हो, ये सारा का सारा सृजनशीलता का परिणाम है। अब इसके अंदर हमें साफ पता है कि इतने डेवास्टेशन आए, क्या मानव सभ्यता रुकी? क्या मानव सभ्यता का अवसान हो गया? मेरा उत्तर है ना। तो मैं अब पुनः लिए चलता हूं आपको उन्हीं विकल्पों पे। तो बताइए, जब मेरा उत्तर है ना, तो अब मुझे बताइए कि आप किसे अपनाएंगे? क्या मैं यदि ये कहूं कि आपको सृजनशीलता को अपनाना चाहिए, क्या मैं गलत हूं? मेरी नजर में शायद मैं गलत नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप सब लोग युवा साथी हो, आप लोग या तो कॉलेज की तैयारी कर रहे हो या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो।
मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि पहले भी आपने 3 तरह के लोग अपने चारों तरफ देखे होंगे। इन 3 तरह के लोगों में पहला वो समूह है जो गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ भी हो रहा है, परीक्षा चाहे स्थगित हो रही है या समय पे हो रही है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीजों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड है। उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उन्हें पता है कि इस लक्ष्य में ये जितनी भी बातें हो रही है उसमें बहुत ज्यादा बातें तो बेमानी है। और जब वो बातें बेमानी हैं तो मुझे बताइए कि लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहने वाला वो विद्यार्थी इन सब बातों पे अपना ध्यान केंद्रित क्यों करेगा? और यही कारण है कि ये पहले समूह के लोग सर्वाधिक सफल होते हैं। अब मैं आपको दूसरे समूह की ओर लिए चलता हूं जो सदैव बातें करता है बहुत कुछ करने की, लेकिन करता कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए माहौल तो बनाते हैं, लेकिन सदैव बात करते हैं परीक्षा के स्थगित होने की, परीक्षा के ना होने की, आगे आने वाले काल को बिल्कुल काले काल के रूप में देखते हैं। वो ये मानते हैं कि युवाओं के सामने कुछ है ही नहीं, हमारे चारों तरफ भ्रष्टाचार है, हमारी सारी संस्थाओं में जितने भी सिलेक्शन होते हैं वो सारे फर्जी हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं हो पाते। मैं बाई चांस को छोड़ रहा हूं। और तीसरा जो सबसे बड़ा समूह है, दुर्भाग्य से वो ऐसा समूह है जिसका इन दोनों में से कोई स्टैंड है ही नहीं। ये वो समूह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इन दोनों से। तो ये सौभाग्य मानिए कि जिन लोगों को पहले समूह के लोग मिल जाते हैं वो पहली धारा में जुड़ जाते हैं, और जो लोग दूसरे समूह के लोगों की संगत में आ जाते हैं वो दूसरे समूह के लोगों के साथ ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं यहां भी ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं यहां भी आशावादी हूं, और मैं यहां भी इस बात को मानता हूं कि मैं दूसरे समूह के लोगों को भी इसी प्रेरणा के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी ये सब छोड़कर पहले समूह में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जो लक्ष्य के लिए जीते हैं, जो लक्ष्य के साथ जीते हैं, जो लक्ष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सारी बातें मैंने कर ली तो एक बात तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मुझे कुछ करना है, यदि मुझे इस धरती पे अपना योगदान देना है, तो मुझे रचनात्मक होना पड़ेगा। हां, मुझे रचनात्मक होना पड़ेगा उस घड़ी में भी जब पूरी दुनिया केवल तबाही की बात कर रही है, क्योंकि यह मंजर भी बीत जाएगा और फिर से ये दुनिया खड़ी होगी। ये वही लोग होंगे इस दुनिया को पुनः खड़ी करने वाले जिन लोगों में आज कुछ कर गुजरने की और समय के सदुपयोग की लालसा है। तो अब मैं आपको पुनः उन्हीं 2 ऑप्शंस पे ले जा रहा हूं, और मैं ये कहता हूं कि आपको पहला ऑप्शन चुनना है। आपको नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सूचनाओं से, नकारात्मक मीडिया से दूर रहना है। आपको सकारात्मक बनना है, लेकिन केवल सकारात्मकता की बातें करने से तो हम सफल नहीं हो जाएंगे ना। इसका मतलब कि हमें कुछ करना तो पड़ेगा, क्योंकि केवल बातें करने से ना तो आज तक कोई महान हुआ है और ना होगा। तो जब हमें कुछ करना पड़ेगा तो ये मान के चलिए कि कुछ भी करने के लिए हमें थोड़ा सा स्वरूपित होना पड़ेगा। और इस घड़ी में जब चारों तरफ आपको हताशा नजर आ रही है तो मैं ये कहूंगा, यू हैव टू सर्च अपॉर्चुनिटी rather than create opportunity in this period of adversity। इस आपात की घड़ी में भी आपको या तो संभावनाएं खोजनी पड़ेगी या संभावनाएं विकसित करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और फिर उस संभावनाओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अब मैं उस बात पे चलता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में या इस लॉकडाउन के खुलने के बाद ये जो नए तरीके हमारे सामने आए हैं उनके बीच में रहकर और हमें अपने समय को किस तरह से साधना है, इस साधना के लिए मैं आपको एक पुराने तरीके में लिए चलता हूं जिसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT
WOT. S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for target here for me for this lecture. और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें करनी होगी, तो मैं एक एक करके आपसे इनका खुलासा करता हूं। सबसे पहले जब मैं आपसे बात करता हूं कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को खोजिए। इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और जानता ही नहीं। आप ही तो हो जो अपने आप को बेहतरी से जानते हो। तो क्यों ना आप ही थोड़ी मशक्कत करो और अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं की पहचान करो। यह पहचान हो सकती है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के होने की, यह पहचान हो सकती है आपकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होने की, यह पहचान हो सकती है आपकी तार्किक क्षमता और गणित पे अच्छी पकड़ होने की। अनेकों बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे आप कल की योजना नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहला काम मैं यही कहूंगा आपसे, अब तक का यदि आपने महीना डेढ़ महीना सोच चिंतन में निकाल भी दिया है तो कल का समय उसके लिए खराब नहीं करना, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई होने के बाद में सिलसिला आता है अपनी वीकनेसेस को पहचानने का। और ये बहुत महान लोग होते हैं जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और पहचानते हैं। ये कमजोरियां बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे मैं बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाता, ये कमजोरी है, लेकिन मैं इसको आने वाले समय में स्ट्रेंथ में बदल सकता हूं। हो सकता है मेरी कमजोरी हो कि मेरी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन मैं उसको बना सकता हूं। यदि मुझे अपनी कमजोरियां पता होगी तभी तो मेरी प्लानिंग में, मेरी स्ट्रेटजी में वास्तविकता आएगी, और तभी तो मैं अपने लक्ष्य के और ज्यादा नजदीक जाऊंगा, क्योंकि इसके बिना यह संभव नहीं है। तो अपनी वीकनेस दूर करने के लिए हमें आज प्लानिंग करनी होगी, नियोजित तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमें हमारी जो अध्ययन संबंधी कमजोरियां हैं उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा वक्त मिला है। कंपटीशन के लिए जब डेट आएगी तो आपको तैयारी करने का वक्त और मिलेगा। अभी वक्त है टेक्स्ट बुक रीडिंग का, अपने सब्जेक्ट की गहराई में गोता लगाने का, ताकि आपको अच्छे से अच्छा तैराक भी डिफीट नहीं कर पाए, आप अपनी विजय को सुनिश्चित कर पाओ। बाद में दूसरा है कि आप प्रैक्टिस करिए। आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो उस लक्ष्य के लिए पहले जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं या जो भी संभावित प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको निकालिए और निकालकर आप ये पता लगाइए कि कौन से क्षेत्र हैं जहां आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी कमजोर है, कौन से एरियाज हैं जहां पर हम तथ्यात्मक रूप से थोड़े कमजोर हैं। डेवलप कॉन्फिडेंस। बहुत सारी बार हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। यह वक्त है अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने आत्मविश्वास को प्रबल करने का, उसको मजबूत करिए और इसके साथ साथ अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाएं उसको आप बिल्कुल रेखांकित करिए, वायबल रखिए, मतलब उसको ऐसे दायरे में रखिए जिसको हम संपादित कर सकें। और इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है अपॉर्चुनिटीज की। और जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज यदि हैं तो उनको पाने की कोशिश करिए और नहीं है तो विकसित करिए, क्योंकि आपको यदि अवसर हैं तो उन पर झपटिए और अवसर नहीं है तो अपने लिए अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी कमजोरियों को दूर करके अवसरों को विकसित कर लीजिए। और जब आप अपने अवसरों को रेखांकित कर लोगे तो चौथा जो शब्द है, चौथा जो अक्षर हमने लिया है शॉर्ट शब्द में, वो अक्षर है टी, टारगेट, गोल, वो हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा।
गोल आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, आपके गोल में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। आपके लक्ष्य में रिजिडिटी आपको भविष्य में परेशान कर सकती है। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे तो प्रोफेसर बनना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यदि मैं दुनिया में प्रोफेसर नहीं बनूंगा तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा। ये रिजिडिटी कभी नहीं होनी चाहिए गोल सेटिंग में। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है और आप नहीं बन पाए तो आप ये सोचो कि जीवन खत्म हो गया यहां पर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। गोल सेटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर चुके होते हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान चुके होते हो और अपनी वीकनेसेस को दूर कर चुके होते हो, तो आपके पास में कई एरियाज होते हैं जिनमें आप ये सोचते हो कि मैं बेहतर कर सकता हूं। आप उनमें से 3-4 एरियाज को अपने प्राथमिक एरियाज बनाइए और उनके अंदर कोई ना कोई तारतम्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ आईएएस का फॉर्म भर रहे हो और दूसरी तरफ कहीं ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, आपने उसके लिए भी फॉर्म भरने के लिए अब घर से निकल पड़े। ये नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपके गोल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए, उन मंजिलों के लिए जो रास्ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक है, उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव है। यदि वो जुड़ाव है तो वो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी मंजिल पर ले जाकर खड़ा करेगा। यह है मेरा मायना फ्लेक्सिबिलिटी का। दूसरी बात, जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है, और वो ये है कि हमारे गोल सेटिंग में ऑप्शनलिटी होने के साथ में दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारा गोल किसी प्रोपेगेंडा की तरह नहीं होना चाहिए। हमारे गोल में यथार्थता होनी चाहिए। हमारा गोल हमारी वास्तविक क्षमताओं और हमने जो कमजोरियां दूर करी है उन पर ठहरा हुआ होना चाहिए। यदि हमारे गोल में वास्तविकता नहीं है तो भी हम कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएंगे। और अब देखिए कि बहुत सारी बार ऐसा होता है, जो मैंने अभी बात की आपसे, कि आपका गोल पहले से डिसाइडेड है। बहुत सुंदर बात है, आपने पहले से ये एक्सरसाइज कर ली और पहले से आपका गोल निर्धारित है। इससे सुंदर बात कुछ भी नहीं हो सकती। इसका मतलब आप डायरेक्टेड हैं। अब यदि आप डायरेक्टेड हैं, या जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से आपने अपने गोल को तैयार कर लिया है, तो अब आप क्या करिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करिए। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और यदि आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है तो अब आप सुनिए, सबसे पहले आप उन एरियाज को पिक करिए जहां पर आप अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जब आप नियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले उन एरियाज को चुनिए जिन एरियाज से आप भागते हो, जहां पर आप अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हो, जो एरियाज आपको परेशान करते हैं। क्योंकि ये वो समय है जब आप एकांत में हो, ये वो समय है जब आपके पास में भरपूर समय है, ये वो समय है जब एक दिन आपके लिए 5 दिन जैसा काम कर रहा है। तो क्यों ना ऐसे समय में आप अपनी उन असहज क्षेत्रों को, जिनमें आप अब तक अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, सहजता में बदल दीजिए। क्यों ना उन चीजों के लिए काम करिए जो अब तक आपकी कमजोरियां थी। वो कमजोरी भाषा की हो सकती है, वो कमजोरी टेक्स्ट बुक रीडिंग कम होने की हो सकती है। क्यों ना आप उस पर काम करिए, क्योंकि जब भी ये सारी दशाएं नॉर्मल होगी, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचेंगे, तो हमें 2 से 3 महीने मिलेंगे ना। उन 2 से 3 महीनों में हम और ज्यादा फोकस हो जाएंगे। लेकिन कम से कम आज के समय के तो हम यूज करें, हम हमारी कमजोरियों को दूर करने में और हमारी हमारे जो कमजोर पक्ष हैं उनको ज्यादा बेहतरी से तैयार करने में, ताकि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ने वाला प्रतियोगी हमें पछाड़ नहीं पाए। क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो एक तरह की प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता में जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरियों को दूर कर अपनी अच्छाइयों पर विजय पा लेता है। अन्यथा जीत का कोई मूल मंत्र नहीं हो सकता। अब इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम जब योजना बनाते हैं
तो हम एक जिसे हम कहते हैं टाइम टेबल, हमें उसमें उतरना पड़ता है। और एक बात ध्यान रखना कि कई बार हम योजनाएं बनाने में अति उत्साही होते हैं, तो अति उत्साही होकर हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को बहुत सीमित समय में तय करने की कोशिश करते हैं। यह तब होता है जब हम हमारी योजना को बांटते नहीं हैं। आप अपनी योजना को 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए। एक, लघु क्षेत्र के लिए या लघु समय के लिए नियोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। दूसरा, मध्यम मीडियम टर्म प्लानिंग। और तीसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य की धारा एक ही है। ये फिर ये नियोजन में 3 स्तर क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, उसके पूरे सिलेबस को तैयार करके और एग्जाम को क्रैक करने की जो स्ट्रेटजी है वो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग देगी। फिर आप क्या करिए, यूनिट वाइज अपनी स्टडी, सब्जेक्ट वाइज अपनी स्टडी को ब्रेक करिए और छोटे छोटे मध्यम क्रम के लक्ष्य बनाइए। जैसे मैं इस यूनिट को अगले 15 दिन में पूरी कर लूंगा और इसके साथ ये सब्जेक्ट की यूनिट पूरी कर लूंगा और मैं ये जीके की यूनिट पूरी कर लूंगा। तो ये मध्यम क्रम के लक्ष्य आपको बनाने होंगे। और उसके बाद आप डे टू डे प्लानिंग करिए कि मैं इस टॉपिक को इतनी गहराई के साथ 1 दिन में या 2 दिन में कर लूंगा। ये टॉपिक मेरे इस तारीख को पूरे होने हैं। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ोगे तो ये मान के चलिए आप स्वयं अपने मास्टर हो जाओगे। आप स्वयं अपने मास्टर हो जाओगे। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि आप स्वयं अपने आप को ऑब्जर्व करने लगोगे, आप स्वयं अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करने लगोगे और आप स्वयं ये महसूस करोगे कि मुझे कहां अपनी तैयारी को तेज करना है, कहां अपनी तैयारी को धीमा करना है, और आप एक बहुत ही स्वरूपित ढंग से आगे बढ़ोगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि वी हैव एंटर्ड इन ए न्यू वर्ल्ड। हम एक नए विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम एक नए विश्व में प्रवेश कर रहे हैं तो एक बात मेरी मान के चलिएगा कि वी आर गोइंग टू फिक्स न्यू नॉर्मल्स। हम इस विश्व के लिए नए कानून कायदे बनाने जा रहे हैं। हमें उन कायदों के साथ जीना पड़ेगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एपिडेमिक, पेंडेमिक आती है और चली जाती है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा, माइक रयान का बयान आया है, जो WHO के सीनियर ऑफिशियल हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है दुनिया से कि हमें इस वायरस के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। और ये कोई घबराने या डराने वाली बात नहीं है। हमें पता है कि नए कायदे के साथ हमें जीना पड़ेगा। मुझे बताइए, स्वाइन फ्लू खत्म हो गया क्या? मुझे बताइए, क्या एड्स का वायरस खत्म हो गया क्या? मुझे बताइए कि क्या आप उसके साथ नहीं रह रहे क्या? क्या आप आज सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहे क्या? क्या आपकी गाड़ी रुक गई क्या? क्या आपकी दुनिया की प्रगति रुक गई क्या? क्या मानव सभ्यता ने प्रोग्रेस खत्म कर ली क्या? नहीं की ना। तो कोरोना भी रहेगा और इसके साथ हम नए कायदे से जीना सीख लेंगे। वैक्सीन आए या ना आए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नए बदले हुए कायदों में हम निश्चित रूप से इस कोरोना से लड़ने में सफल होंगे। इसलिए हमारे अंदर जो इस नई व्यवस्था के अंदर जो चीज आनी चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अपने आप को एंजाइटी से बाहर निकालिए। ये जो आपको माहौल जो आपको एंजाइटी दे रहा है, जिससे आपको असहजता महसूस हो रही है, इससे बाहर निकलिए। आपको यदि लगता हो कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये प्रिंट मीडिया, ये विजुअल मीडिया आपको परेशान कर रहा है, इनके बिना भी जिंदगी संभव है। इनसे दूर रह सकते हैं या इनका सेलेक्टिव उपयोग कर सकते हैं। जो चीज आपको परेशान कर रही है उससे दूर हो जाइए। उससे सुंदर कोई तरीका एंजाइटी से बचने का हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि अब दुनिया में, ये मैंने आपसे भिड़ते ही कहा जब ये लेक्चर शुरू हो रहा था, कि इस सदी का ये चौथा बड़ा वायरस अटैक है।
ये होते रहेंगे, इस यथार्थ को स्वीकार करिए। और इस यथार्थ को स्वीकार करने के साथ न्यू नॉर्मल्स की बात कही थी मैंने, नए कायदों के साथ जीना सीखिए। थोड़ा सा व्यायाम करके अपने शरीर को स्फूर्त रखिए और थोड़ा सा अपने भोजन की शैली में बदलाव करके अपनी प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मजबूत करिए। ये वायरस आते रहेंगे और जाते रहेंगे और आप अपने कार्य में यूं ही लीन रहोगे। और आपको ये जो नए टूल्स आए हैं लर्निंग के, इनमें विश्वास करना होगा। जिस माध्यम से मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हो सकता है कि असहज महसूस कर रहे होंगे कि सर को तो हम रूबरू बात करते थे और आज हम सर को स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये नया कायदा है, हमें इसके साथ जीने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और स्थितियां नॉर्मल रही तो हम खूब रूबरू मिलेंगे। इसमें घबराने की जरूरत क्या है? हमें लर्निंग के जो नए तरीके हैं उसके साथ रहना पड़ेगा। एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा खत्म करने से पहले भी ये कहा जाता था कि खराब किताबें खराब व्यक्तित्व तैयार करती है। सब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, बल्कि बने हुए कंसेप्ट खराब हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हर कोई आदमी जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वीडियो बना बना के और तमाम सोशल साइट्स पे अपलोड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ऑथेंटिक हूं, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि किसी को भी सुनने और अपनाने से पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करिए, उस संस्था की ऑथेंटिसिटी की जांच करिए जो संस्था इसे प्रसारित कर रही है, उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी की जांच करिए, उसके ज्ञान के लेवल की जांच करिए कि वो आपका समय जाया कर रहा है या वो आपको कुछ देकर जा रहा है। क्योंकि ये जो बम्बार्डिंग हो रही है ऑनलाइन मटेरियल की, ये बम्बार्डिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है यदि हम इसमें दिशाहीन हो गए। हमें सदिश रहना पड़ेगा और सदिश रहने के लिए हमें सही स्रोतों पर विश्वास करना पड़ेगा। ये जो नया विश्व हमारे सामने है, ये आप लोगों के योगदान को देख रहा है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप लोग सकारात्मक रहोगे और आप लोग यदि योगदान करोगे तो ये मान के चलिएगा कि हमारा कल का विश्व, जिस विश्व में आज हम हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। क्या इस कोरोना से आई हुई पैंडेमिक से हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और हमारी मानव जाति के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पर्यावरण में शुद्धि भी आई है? सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत ज्यादा घबराने से, हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये विश्वास मानिए, आपको सकारात्मक रहना होगा, आपको सृजनात्मक रहना होगा, आपको अपने योगदान के लिए, क्योंकि आप इस धरती पे एक चिंतनशील मनुष्य के रूप में, चिंतनशील प्राणी के रूप में अवतरित हुए हैं। आपको आपके कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहना होगा, तभी ये विश्व सुंदर हो सकता है। मैं एक छोटा सा संदेश दूंगा, फिर आपके सामने एक मेरा स्वरचित शेर बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, और मैं इसमें जोड़ता हूं स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव। और मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को यहां खत्म करूंगा। मिट जाते हैं नामो निशान उनके। बहुत से लोग आए, बहुत सी सभ्यताएं आई और चली गई। मिट जाते हैं नामो निशान उनके जिनके इरादों में जान नहीं मानो। मिट जाते हैं नामो निशान उनके जिनके इरादों में जान नहीं मानो। तुम तो नए हो, तुम तो नए हो मेरे नौजवान साथियों। मैं जिनसे रूबरू हो रहा हूं, मेरी अपेक्षा है कि वो सब नौजवान साथी हैं। तुम तो नए हो मेरे नौजवान साथियों, सृजन से तुम इमारत नई बना डालो, सृजन से तुम इमारत नई बना डालो। मैं प्रयास संस्थान का आभारी हूं कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे यहां इन्होंने उचित समझा बुलाना कि इस दौर में जब मायूसी छाई हुई है, तब हम अपने बच्चों में कैसे ऊर्जा फूंक सकते हैं,
कैसे हम उनको मोड़ सकते हैं, क्योंकि दिशाहीन बनाना बहुत आसान है लेकिन सही दिशा पे लाना बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो इंटरेक्शन आपके साथ रहा है ये आप में नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप पुनः सृजनशील ही बने रहोगे और कहीं भी अपने आसपास नकारात्मकता के बादलों को नहीं छाने दोगे। मैं आप सभी सुनने वालों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।